बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, चाय आपको मिल गई होगी, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको कॉफ़ी भी मिल गई होगी, क्योंकि सुबह सुबह एज़ यूजुअल मेरी रोज़ की बात ये है कि अच्छी चाय अच्छी कॉफ़ी मिलना बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे। सो आज अच्छी खबरें हैं जी हमारे पास। सुबह सुबह आप हैरान परेशान बिल्कुल मत हो, मैं भी आपको सुबह सुबह कोई अच्छी खबर दे सकती हूँ, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ढूंढनी पड़ती हैं अखबार में खबरें, लेकिन आज अखबार में बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जिनका आगाज़ मैं करूँगी जी। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी उम्मीद अफजा खबर कह लें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $2 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का इंदिया दे दिया है। बल्कि कहा जाए कि जो मुआहदे हैं इस हवाले से जो कल बड़ी पेशरफ्त हुई है, मुल्की मईशत की बेहतरी में ये मुआहदे और ये जो सरमायाकारी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जबकि 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सऊदी वजीर जो सरमायाकारी हैं उन्होंने कानकनी हो, ज़राअत हो, फूड सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में सरमायाकारी करने का जो आज़्म है उसका इरादा भी किया है। 27 मुफाहमतनामे सफ़र का महज आगाज़ है, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो ज़ेर सदारत है वफाकी काबीना ने IPPs मुआहदे ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है। ये बड़ी अच्छी खबर है और ये हम बहुत अरसे से बल्कि कई सालों से इस पर बात होती आ रही है। दूसरी जानिब जी ये जो हमने बात IPPs के हवाले से की है, मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान किया है। पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म होंगे। इससे बिजली सार्फिन को $60 अरब सालाना फ़ायदा और बिजली की जो फ़ी यूनिट नर्ख है उसमें कमी भी एक्सपेक्टेड है। ये जो ओवरऑल IPPs वाला मामला है और साथ साथ जो सऊदी सरमायाकारी है ये मुल्की मईशत में क्या रोल प्ले करेगी, आज हमारे पास हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद है। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Armila, walaikum assalam. Good to see you in the new role. Good luck to you in the new role and good to see you hosting your own show. मैं बिल्कुल ठीक हूँ and I think you've put a very good introduction of के events जो हैं वो पाकिस्तान में क्या transpire कर रहे हैं। ये सही बात है कि हम कई माह से और बल्कि साल से ऊपर हो गया है सऊदी से इंटरैक्ट कर रहे हैं टू सी 2 avenues। 1 कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्या आ सकती है एंड 2 टू सी कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट चांसेस क्या बन सकते हैं वहाँ पे। जो पहली चीज़ है उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो जो आपने सामने रखी 27 माहदे। अगेन दीज आर MOUs। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों की जुज़ियात में जाकर देखना चाहिए। ये $2.2 अरब के और इसमें वेरियस सेक्टर्स हैं, बिजली है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, IT है, इन सब में अच्छी बात है, पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है। सो एक बातचीत हुई है, अगर आप उनको गौर से सुने जो उनके लीड हैं ऑफ द डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, उन्होंने कुछ बातें सामने रखी। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एक उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बन गया है। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई थिंक हमें हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए कि आने वाला गेस्ट क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि $180 अरब की सालाना हम कंस्ट्रक्शन के EPC कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये $2.2 अरब तो एक उसमें फिर चंक लगता है, तो जाइए सीमेंट बेचिए। उन्होंने ये भी कहा, जो दूसरी चीज़ उनकी बात गौर से सुने, हम दुनिया से चीज़ें ख़रीदते हैं, पाकिस्तान कैन बी अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ गेटिंग दीज एक्सपोर्ट्स इनटू सऊदी अरेबिया। ये आई थिंक खातिर खा बात है कि कोई आपका दोस्त मुल्क जिसने साथ साथ ये भी कहा हो कि हमारे जो पॉलिटिकल मरासम हैं दे गो बैक decades and centuries। ये बहुत बड़ी बातें हैं, कोई आपके बारे में कर रहा हो। अब बॉल इज़ इन योर कोर्ट। SIFC, BOI, प्राइवेट सेक्टर, ये मुआहदे को ट्रांसफॉर्म करना इनटू रियल इन्वेस्टमेंट, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं नए रखना ताकि हम ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल उनसे ले सकें। फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि लेट्स लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग इंस्टेड कि हम क्या अलामियाँ जारी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम IT और ITES में बहुत आगे जाना चाहते हैं। सो हम सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को भी, क्योंकि हमारे 40,000 बच्चियाँ जो हैं वो ये काम करके निकलते हैं। फिर उन्होंने जो आखिरी बात कही, और ये बहुत अरसे से हो रहा है एंड आई एम वेल अवेयर कि रेकोडिक जो है उसमें एक खातिर खा इन्वेस्टमेंट आ सकती है
into बलूचिस्तान और पाकिस्तान का माइंस एंड मिनरल्स एक फ्यूचर जनरेशन के लिए हम मे बी हम तो कुछ अरब डॉलर ही उससे ले पाएंगे हर साल, बट जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम एक बहुत बड़ी जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसको कैसे वाकई ही इफादियत उसमें पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसमें इन्वेस्ट करने के करीब हैं। टू माय नॉलेज विद द अथॉरिटीज़ बहुत सी जुज़ियात तय हो गई हैं, बहुत माइनर डिटेल्स रह गई हैं। प्रॉब्ली किसी वक्त आज से लेकर अगले चंद माह में हम ये देखेंगे कि 25% शेयर फेडरल गवर्नमेंट का है रेकोडिक में, 25 बलूचिस्तान का है और 50% बैरक गोल्ड जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे उनका है। जो हमारा 25% है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ है। उसमें से कोई शेयर 10 से 15% उनके पास जाएगा सऊदी अरेबिया के पास। इसको स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझना चाहिए। स्ट्रेटिजिक मैं वर्ड उस तरह नहीं यूज़ करता जो पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान में यूज़ हुआ है, मैं यूज़ करता हूँ इस तरह से कि देन न्यू एवेन्यूज शुड ओपन अप, बिकॉज हमारे पास तो माइंस एंड मिनरल्स में बहुत बड़ी एक जिसे कहेंगे एरिया मौजूद है, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, गोल्ड। सो आई थिंक ये है एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव। इट्स अ गुड पर्सपेक्टिव। इट्स अ गुड पर्सपेक्टिव। डॉक्टर खाकान, आपने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो वो कह रहे हैं हमें वो समझना है। हम जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सेकेंडरी कहीं ना कहीं होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये चैलेंज हमेशा से, डॉक्टर खाकान आप बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं कि मौजूद रहा है। जब भी इस तरह की कोई सरमायाकारी है, वो चाइना है, सऊदीया है, कोई भी करने के हवाले से इंटरेस्ट शो करता है, MOU साइन होते हैं, सारे मामलात होते हैं, लेकिन उसको ऑन पेपर तो समझ में आता है, लेकिन जब हमने उसको हतमी शक्ल देनी है तो उसमें हम बड़े चैलेंजेस का शिकार रहते हैं। हमारा जो फोकस है या हमारी जो चीज़ें हैं वो ऑन पेपर समझ आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद ऑन ग्राउंड हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो सरमायाकारी है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है और बॉल जैसे आपने कहा हमारे कोर्ट में है, हमें इसको किस तरीके से और बहुत बेहतरीन अंदाज में इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है? That's a critical question. 2019 में चूँकि मैं गवर्नमेंट के साथ था और टेबल पर मौजूद था, हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे, 20 अरब डॉलर की रिफाइनरी बनेगी, बहुत सी और चीज़ें होंगी। आज आपके साथ 2024 में गुफ्तगू हो रही है, अक्टूबर का महीना है, और आपकी जो बात है उसको लेकर अगर आगे चलें तो कुल्ली तौर पे यही नज़र आ रहा है कि 1% भी पाकिस्तान नहीं आया। That's not a good story, right? Yeah. I mean, and that's a story that largely is because we have not been able to cement those trade relationships, those investment relationships, be it BOI, we have not been able to do it. The better story this time is, I have no reason not to believe in it, कि एक SIFC है, ये एक काउंसिल है, ये बाईपास कर रही है, शॉर्ट सर्किट कर रही है। जैसे आपकी अगर हार्ट की एक आर्टरी क्लॉग है, इसी तरह अगर आपका रेड टेपिज्म को आप हार्ट की आर्टरी से तशबीह दें, और मेरे वालिद जो हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो चूँकि सारी उम्र हार्ट की आर्टरीज ही खोलते रहे हैं, तो मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ। तो उसको या तो स्टेंट डालें, यानी कि आप पुश थ्रू करें और ओपन कर दें। सो SIFC एक ये काम कर सकती है, या दूसरा काम ये कर सकती है कि वो जो क्लॉग्ड आर्टरी है उसको अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी कि गहरा ट्रीटमेंट मांगती है और तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं। सो द SIFC कैन बाईपास। सो ये एक नया फोरम है। आई रियली होप कि वो इसको बहुत ही और तरह चलाएं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको हमने डिवीज़न बनाया है। सोचें कि कतर की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ये काम कैसे किया, प्रोजेक्ट्स कैसे वाइबल लाए। यू नीड अ वेरी वेरी स्मार्ट टीम देयर। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का मेजर क्राइसिस फ्रेमवर्क्स को, डिज़ाइन को, इम्प्लीमेंटेशन को करने का बड़ा सादा है, और वो यही है कि यू डोंट हैव द डिज़ाइन आर्टिस्ट्स जो इन चीज़ों को अमली जामा पहना सकें, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। बट बारहा ये गुफ्तगू तो होती रही है, इस वक्त तो मैकेनिज़्म SIFC है। लेट अस होप कि SIFC जो है इनको पुश करेगी, और मैं और आप रिविज़िट कर लेंगे कुछ अरसे बाद कि 2.2 अरब डॉलर में से अमली जामा किस चीज़ को पहनाया गया, और रेकोडिक जो है वो किस तरह, जितनी भी उसमें इन्वेस्टमेंट आनी है, मैं
फिगर्स की बातें हो रही हैं, इसमें जी 3 फीजिबिलिटीज भी आई हैं, सो उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। जो मैंने 180 अरब का आपके सामने सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट है रखा, उसमें से हम कितना उठा सकते हैं, और ITES में अगर वो काम करना चाहते हैं। और आखिरी बात ये कि इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर जो अदारे काम कर रहे हैं, ये फॉन ग्रो और ये जो एग्रीकल्चर में लिम्स जो अदारे बने थे, इनसे उम्मीद ये करते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया, और ये हो सकता है लॉन्गर इसमें जेस्टेशन या कंप्लीशन टाइम हो, वो है कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है वो UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, यानी कि जो मिडल ईस्ट का एरिया है, इसमें पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैं उनकी फूड सिक्योरिटी को किस तरह टाई अप करती हैं, और इसके साथ आप ब्लू इकोनॉमी को टाई अप करते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा आपके सामने पाकिस्तान की एक गुड स्टोरी सामने रखी है, पर बात आपकी हतमी है कि क्या आप इसमें से कितनी एरियाज़ को अमली जामा पहना पाएंगे। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान का जो असल चैलेंज है वो HR का चैलेंज है, पब्लिक सेक्टर का। जितना आप अच्छा कंपेयर लाएंगे पब्लिक टीवी में, उतना ही अच्छा पब्लिक टीवी का मॉर्निंग शो होगा। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द इशू। इट इज द सेम स्टोरी दैट द पब्लिक सेक्टर होल्ड्स। अगर वो 2019 की कहानी देखूं तो आज 5 साल बाद आप, उर्मिला, मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होता है कि हम उस रिफाइनरी की बात भी ख़त्म कर चुके हैं, वो वक्त गुजर चुका है। सो यू नो दैट्स वेयर वी स्टैंड। एक और अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान में, नेगेटिव न्यूज़ देना तो आसान काम है, अभी गो एक कंपनी है, उसको ख़रीदा है अरामको ने, और ये एक अगेन सुने कि सऊदी इन्वेस्टमेंट हेड क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेट्रोलियम यानी कि फॉसिल फ्यूल्स में सबसे बड़े हैं और अपना फुटप्रिंट रखना चाहते हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आप साथ देखिए, उन्होंने गो खरीदा, अमली जामा पहनाया, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम तक वो पेट्रोल पहुंचाना चाहते हैं। यार, लुक हाउ दे चेंज देयर स्टोरी इनटू अ रियलिटी. And that is exactly what your point was. So that is the real discussion that the policy makers on the table need to have today. Absolutely, डॉक्टर खाकान, ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं, और आपने जैसे ख़ुद भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम ओवर द टाइम ये चीज़ें डिस्कस करते आते हैं, लेकिन वही बात है कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्या हमारे पास इतने कॉम्पिटेंट टीम मौजूद है जो इन चैलेंजेस को ओवरकम करे, चीज़ों को जो कह लें एक सीमेंट करे। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बेहतर अंदाज में बताई। अच्छा, आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जितने मेरी तो ज़्यादातर आपसे ही बात होती रही है IPPs के हवाले से, और ये हमने देखा है कि इस पे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन हमेशा शो की है कि ये हमारी इकॉनमी को या हमारे जो तवानाई का सेक्टर है उसको बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रही है। बिलाखिर ऐलान तो हुआ है कि आगाज़ पहले मरहले में 5 IPPs के ख़ात्मे से होगा, जिससे बिजली की जो पर यूनिट प्राइस है वो भी कम होगी, कौमी ख़जाने को थोड़े बेहतरी भी होगी, और बिजली का जो सेक्टर है उसमें भी बेहतरी होगी। आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव अच्छा लिया गया है IPPs के हवाले से? कल मैं इस्लामाबाद आया हुआ था, तो एक CISS एक अदारा है, थिंक टैंक, उन्होंने एक एनर्जी सेक्टर पे जो है एक सेमिनार कराया। सो आई वॉज अ की नोट स्पीकर, और जब हमने ये गुफ्तगू की पूरी, तो बात ये सामने आई कि एनर्जी सेक्टर एज अ होल तश्कील नौ मांगता है, ये मैंने हमेशा कहा है, तंजीम नौ मांगता है। जो IPPs के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग प्लस जो IPPs 94 या 2002 के हैं उनको बंद कर देना जो है वो मांगता है। ये भी बात हमेशा हुई है। जहाँ पे खड़े हैं ये एक अच्छा कदम है कि वी मूव फॉरवर्ड इन दिस एरिया, ताकि सप्लाई साइड का एक जुज़ जो है उसको हल करते चले जाएं। जो प्लांट्स टेक और पे पे हैं उनको टेक एंड पे पे, यानी कि ज़रूरत हो तो इस्तेमाल पे ले जाएं। जो चाइनीज़ IPPs हैं वहाँ असल मीट है, ये तो 65 पैसे 70 पैसे का आपको एक रिलीफ मिला है। असल ये है कि 3-3.5 रुपए का रिलीफ वहाँ से आना है। क्या हम वो डेट रीप्रोफाइलिंग कर सकते हैं? उसमें वक्त लगेगा, एंड आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली कि दैट विल टेक टाइम। फिर गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं, जो गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं उसमें आई थिंक 1 रुपया जो है उसकी बचत हो सकती है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसको संभाला जा सकता है। सो ये सारे काम, और बिजली की ओवरऑल तंजीम नौ जो है वो होनी ज़रूरी है।
बिजली की ओवरऑल तंजीमें न होनी ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि ये मुआहदों की जो 5 IPPs वाला मैं आज न्यूज़पेपर में भी देख रही थी, ख़त्म करने की जो मंजूर हुई है, 411 अरब की बचत होगी। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बिजली 8 से 10 रुपये सस्ती होगी। ये भी हमारे जो वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने कहा है। अब जाहिर है जो दीगर कंपनीज़ हैं, डॉक्टर खाकान आपने ख़ुद भी कहा कि उन पर भी हमें फोकस करना है, और आपने जिस तरह से डिस्कशन का आगाज़ भी किया, अब दिस इज़ अ मेजर इशू। हम हर साल या हर बार, इनफैक्ट पूरा साल इस चीज़ से सफ़र करती है आवाम, और ये वो चीज़ें हैं जो हम और आप पे कर रहे हैं, बट इन रिटर्न हमारी हुकूमत को भी कुछ नहीं मिल रहा, आवाम को भी कुछ नहीं मिल रहा। ये जो नज़रसानी का मामला है, इसके बाद ये 5 IPP से जो आगाज़ है, इसके बाद फर्दर क्या आपको समझते हैं कि इक़दाम होने चाहिए इनको लेकर? तो देखिए 8 से 10 रुपए तक पहुंचने के लिए ये वी हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। दिस इज नॉट एन इजी पाथ, राइट। 1 रुपया मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के हैं, 3 साढ़े 3 रुपए मैं कह रहा हूँ। अगर आपको चाइनीज IPPs के साथ रीनिगोशिएशन हो जाती है तो 3 और 1 4 और 1 72 पैसे, सो 4.5 पौने 5 तो यहाँ पहुँचेंगे। फिर आप जो कर सकते हैं विच इज़ द फॉलोइंग, कि टैक्सेस हैं उनको देख लीजिए, डेट का एक कंपोनेंट हम पे करते हैं 3 रुपए का, उनको देख लीजिए। सो अगर ओवरऑल जो सेक्टर है इसको रीवैम्प करेंगे, अगर जो ओवरऑल सेक्टर है इसको ठीक करेंगे, तो यू कैन गेट टू दीज थिंग्स। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन अभी भी 600 अरब का नुकसान करेंगे इस साल हमारे डिस्कोज, उनको ठीक करेंगे। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। बहुत बात होती थी कोल पे जाने की, मैंने हमेशा कहा ये आसान नहीं होगा। एक तो यह कि 70% नया प्लांट एक तरह से लगेगा तो कॉस्ट आएगी, वो भी ऐड होगी। फिर ये याद रखिए कि उसमें 3 से 5 साल लगेंगे। सो दीज थिंग्स विल टेक देयर टाइम, बट चलें आप उस तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से मूव करना चाहिए। रेगुलेटर को भी ठीक करना है, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को भी ठीक करना है, ऑपरेशंस को भी प्राइवेटाइज करना है। सो एनर्जी एज अ होल उर्मिला इज अ वेरी वेरी बिग टास्क, बट इट इज़ एज यू हैव राइटली रिमेंबर्ड, पाकिस्तान का रिफॉर्म का अगर प्रायोरिटाइजेशन की जाए तो एनर्जी विच मीन्स बिजली, गैस, पेट्रोलियम्स एंड वाटर, ये सरे फहरिस्त होना चाहिए। एनर्जी रिफॉर्म नहीं है, एनर्जी तंजीम नौ है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। अब क्या ये तंजीम नौ की जा सकती है? क्या इसकी अर्जेंसी और परमानेंस हो सकती है? क्या इनके स्ट्रक्चर्स तब्दील हो सकते हैं? क्या प्रोफेशनलाइजेशन आ सकती है? क्या कंपेटिटिव मार्केट बन सकती है? ये सारी जो सोच है ये अच्छी है, पर आज 70 पैसे का रिलीफ है उस 34 रुपए में जो एक एवरेज टैरिफ है पाकिस्तान में, उसमें बाकी ये सब काम होने वाले हैं। कैन वी डू दिस इन द नेक्स्ट 12 to let's say months to 5 years? That is, I think, which remains to be seen. और हम इसको देखते रहेंगे, इस पे ओपिनियन भी देते रहेंगे, कहते भी रहेंगे। yesterday हमने न्यूक्लियर एनर्जी पे फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ी खुल के बात की कि उसका क्या रोल होना चाहिए। पाकिस्तान 17,000 मेगावाट नई बिजली कॉन्ट्रैक्ट किए हुए है अगले 2034 तक। सोचिए कि इसको क्या करना है, क्योंकि ये एक और बोझ है और इसको कैसे संभालना है। सो एनर्जी सेक्टर इज एलिफेंट इन द रूम. It needs Pakistani doctors to do that surgery. Absolutely. It is not a reform issue, it is a tanzeem-e-nau issue. Let's see what happens. परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मईशियत मौजूदा जी सूरत हाल पर अपना तज्जिया भी दे रहे थे, और उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो एनर्जी सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की नहीं, उसमें तंजीम नौ की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें सेटल होंगी तभी आइंदा से 10 से 12 साल में हम इसको टारगेट रखें, 12 मंथ्स टू 5 ईयर्स का टारगेट रखें तो चीज़ें बेहतर होंगी, और इसकी अर्जेंसी का अंदाज़ा हमें होना चाहिए। इस हवाले से जी हमने बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। सुबह सुबह ना जब मैं आज अभी थोड़ी ब्रेक में अपनी टीम के पास गई थी तो वो कह रही थी कि जी आज सब लोग ना सुबह से मैच की बात कर रहे हैं, जिस टीवी स्क्रीन को लगाओ मैच की बात हो रही है। मैंने कहा नहीं, हमने आज सुबह अच्छी खबर देनी थी, हमारा बिल्कुल मूड नहीं था कि हम अपना मूड भी ख़राब करें और देखने वालों का मूड भी ख़राब करें, लेकिन
फिर भी हमें आपका मूड थोड़ा सा मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत पड़ रही है और हम मुल्तान टेस्ट के चौथे रोज़ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक ठाक नुमान, ये जो धुलाई हो रही है हमारी, या फेंटी पड़ रही है, ये आपने भी देखी है, हमने तो देखा है, लेकिन मैंने आज सुबह ये जसारत ही नहीं की कि मैं मैच पे बात करूँ, लेकिन अब ज़ाहिर है टीवी पे बात तो करनी पड़ती है। तो आप बताएं कैसी बात करेंगे आज आप हमारे साथ? देखिए, आई गेस सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक्चुअल इशू है क्या। लाइक अगर आप होम क्रिकेट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा आसान चीज समझी जाती है घर पे टेस्ट मैच खेलना और घर पे टेस्ट मैच जीतना। हमारा मसला ये है कि हम अभी तक अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, यानी क्या हमारा स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और हमारा वीक जोन क्या है। अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया को पता है कि वो घर पे क्रिकेट खेलेंगे तो वो स्पिन फ्रेंडली विकेटें बनाएंगे, वो जीत जाएंगे। साउथ अफ्रीका तेज बाउंसी विकेट्स बनाता है, वो जीत जाता है। हमारा मसला ये है कि हम अभी तक वो पैटर्न ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि घर पे कैसे जीता जाता है। मतलब इंग्लैंड की एक ऐसी टीम जिसमें टॉप 7-8 के अच्छे बैटर्स मौजूद हैं, वो तेज क्रिकेट खेलते हैं। आपने उन्हें एक बिल्कुल ड्राई फट्टा विकेट या हाईवे दे दिया कि बस आप तेज रन करें, और उसका नुकसान आप देख लें कि उन्होंने हमारे जितने ओवर ही 150 ओवर्स हमने खेले, 150 उन्होंने खेले और उन्होंने कोई 823 रन जो हैं वो हमारी टीम के अगेंस्ट स्कोर कर दिए। तो मेरे नजदीक मसला ये है कि आपको सबसे पहले अपनी क्रिकेट की, अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से पिचेस बनानी है। और आपकी क्रिकेट का एक और बहुत बड़ा मसला आपके पास स्किल्ड क्रिकेटर्स का है। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है कि हमारे पास अब अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स, अच्छी क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स आना ही बंद हो गए हैं। अच्छा नुमान, अभी आपने बात की जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही थी तो हम कह रहे थे कि जी बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ है पाकिस्तानी टीम ने इस टेस्ट मैच का, पहली इनिंग्स का बड़ा अच्छा आगाज़ किया है। और मुल्तान के विकेट पे जो एक्स इंग्लैंड के प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया एक्स के ऊपर। उन्होंने कहा जी ये क्या विकेट है और किस तरह से, जिसमें बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि इनकी तो आदत है, शोर मचाते हैं ये लोग, जब भी कहीं मैच खेलने जाते हैं, चाहे इंडिया में जाएँ चाहे कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, इस तरह से ही शोर मचाते हैं। लेकिन अब वो शोर मैंने यहाँ पर तब भी हम बात कर रहे थे कि ये जो टाइम पाकिस्तान निकाल रहा है, पाकिस्तान ने भी बॉलिंग करनी है, हमें भी इस विकेट ने चैलेंज देने, और वही हुआ कि जिस तरह से 823 रन्स का टारगेट मिलना नुमान ये कोई छोटी बात नहीं है, और उस पर इनिंग्स डिक्लेयर हुई है। ये आप सोचें कि ये पाकिस्तानी टीम का होम ग्राउंड है और यहाँ पर हमारी मर्जी के सर्कमस्टांसेस हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कितना स्ट्रगल किया है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स, बेसिकली एवरीवन वाज एंटिसिपेटिंग कि कहीं ना कहीं मैच के चौथे या तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन विकेट थोड़ा सा डिटेरिएट करेगा, आपको इस विकेट पे थोड़ा ग्रिप, थोड़ा स्पिन देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। वो विकेट जितना फ्लैट था, विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी उसको धूप लगी वो और ड्राई और फ्लैट होता गया। तो उसका हमें ऑब्वियसली नुकसान अपने घर की कंडीशन में भी आइडेंटिफाई ना करने का नुकसान ये हो रहा है कि सबसे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ कि एक टीम ने दूसरी टीम के 44 या 46 पे 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की वो टीम, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 44 पे 6 आउट किए, वो मैच हार गई। फिर क्रिकेट में आज तक ये नहीं हुआ कि कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए टेस्ट मैच में 556 कर रही है और वो फिर भी एक इनिंग से टेस्ट मैच हार रही है। आज हम इस सिचुएशन पे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट वी स्कोर्ड 556, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग अ टेस्ट मैच बाय एन इनिंग्स। तो वो चीजें पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं की। 820 रन हमने आज तक कंसीड नहीं किए। कभी पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि 6 बॉलर्स ने 100+ रन कंसीड किए हों वाइल बॉलिंग। तो ये शायद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बुरा पैच चल रहा है, और इससे बाहर निकलने के लिए हमें बहुत से ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत से बड़े स्टेप्स जो हैं वो लेने होंगे। ड्रास्टिक चेंजेस की बात करें नुमान, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, ये तो हम इस मैच के हट के भी बात करें, ऐसे इश्यूज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया ही नहीं जा पा रहा अभी तक। मुझे जो लगता है एज अ क्रिकेट स्पेक्टेटर भी कि हमारे
टीम से लेकर मैनेजमेंट से लेकर हर चीज़ में इतने ज़्यादा इश्यूज अब हो चुके हैं, विद टाइम वो सॉर्ट आउट होने की बजाय मज़ीद वर्स्ट हो रहे हैं और इस पर तवज्जो देने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वो मैनेजमेंट है, प्लेयर्स हैं। ज़ाहिर है आप हर चीज़ प्लेयर के ऊपर नहीं डाल सकते जब तक उसको प्रॉपर सर्कमस्टांसेस नहीं अच्छे मिलेंगे, सूटेबल सर्कमस्टांसेस नहीं मिलेंगे, हाउ कम यू विल परफॉर्म, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो भी आपने पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड क्रिकेटर्स का ना होना, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का ना होने का एक पॉइंट रेस किया है, इसकी क्या रीज़न समझते हैं आप नुमान? देखिए, सबसे पहले आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि इश्यूज आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व करने की तरफ जाना है और आपने प्लेयर्स को ऐसे सर्कमस्टांसेस देने हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मसला, हमने पिछले शो में भी बात की थी, कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। यानी चाहे आपके क्रिकेटिंग जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कंसिस्टेंसी हो। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने पिछले 1 साल में देखा कि बोर्ड के 4 चेयरमैन चेंज हुए, जो भी कोई चेयरमैन आता है वो अपना विजन लेकर आता है, अपनी टीम लेकर आता है। हर चेयरमैन के साथ नए कोच आते हैं, नया सिलेक्शन कमेटी आती है, फिर नए सिरे से थिंक टैंक बैठता है। वो कप्तान बेचारा कितने कोचेस के साथ अडेप्ट करेगा, कितनी डिफरेंट सिलेक्शन कमेटीज के साथ अडेप्ट करेगा, एक तो ये मसला है। दूसरा, जो आपने कहा कि क्यों पाकिस्तान में स्किल क्रिकेटर की ये बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस होना बंद हो गए, उसकी एक मेजर रीजन जो है वो डिफरेंस है हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का। फॉर एग्जांपल, नथिंग अगेंस्ट इफ्तिखार अहमद, बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बट अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए व्हाइट बॉल में वो परफॉर्मेंसेज नहीं है। अब कल से एक दिन छोड़ के आप परसों इफ्तिखार अहमद ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 70 बॉल्स में 150 रन किए हैं। वही इफ्तिखार जो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल करते हैं वो डोमेस्टिक में आते हैं तो 70 बॉल पर 150 कर रहे हैं। साइम अयूब डोमेस्टिक में डबल 100 कर रहे हैं, उस्मान खान डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। यही प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर एक्सपोज हो जाते हैं। तो द ओनली रीजन इज कि हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के दरमियान बहुत ज्यादा गैप है। आपको इस ब्रिज को कम करने की जरूरत है। आपको दोनों जगह जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसको, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कोई टीम भी दोबारा चांस नहीं देती, हार्डली आपके अगेंस्ट कोई कैच ड्रॉप करेगा, हार्डली आपके अगेंस्ट कोई खराब बॉलिंग करेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में ये नहीं है। तो क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी हमें ऑन आर डोमेस्टिक लेवल, ताकि हम बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकें और जो प्लेयर डोमेस्टिक से निकल रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर फिर अच्छा परफॉर्म कर सकें। एग्जैक्टली ये बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है कि ये जो गैप है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में, एक्चुअली हमारे डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। हमारे पास हम वो कंसिस्टेंसी ना प्लेयर्स में रहने देते हैं, ना उनकी परफॉर्मेंस में रहने देते हैं। ज़ाहिर है इतनी अनसर्टिनिटी हमने उनको नुमान दी हुई है उनके परफॉर्मेंस को लेके कि अगर वो एक मैच में बेचारे ने नहीं परफॉर्म किया, उसका इट वाज वन ऑफ हिज बैड डेज, तो वो कैसे उसको आप एक मैच की बेस के ऊपर जज कर सकते हैं। और इस तरह हमने देखा है माजी के अंदर कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स के जो करियर्स हैं वो इससे ख़राब हुए हैं जस्ट बिकॉज कि वो 1 या 2 मैचेस या एक सीरीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाए। व्हाट डू यू थिंक कि हमें प्लेयर्स को चांसेस भी उतने देने हैं और उनका जो डोमेस्टिक और ये जो इंटरनेशनल का गैप है इसको फिल करने के लिए मैनेजमेंट को इकदाम करने, ना कि हम सारा मलबा प्लेयर्स के ऊपर डालें? देखिए, आपने सबसे पहले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात की है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारे यहाँ चीजें अब काम किस तरह कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारी और उसके बाद हमने इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेलनी है। ड्यूरिंग दैट टाइम हमारे पास 1 महीना है, तो रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर अ 4-डे क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट, हमने 50 ओवर का टूर्नामेंट करवा दिया। यानी ये हमारी प्रायोरिटीज शो करता है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। एक तो ये आपका सवाल था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए आई बिलीव सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये कि आप जो स्किल्ड एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान में बड़े हमने देखा इंतजाम उल हक हो गए, राशिद लतीफ है, यूनुस खान है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो खिदमात दी हैं, आप उन एक्स क्रिकेटर्स को लेकर आए अपने डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में, उनसे हेल्प लें कि किस तरह आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, आपने कंसिस्टेंसी की बात की। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कौन सा तरीका फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड के बेसबॉल तरीके की, कि जो भी बैटर आता है वो हिट आउट करने की कोशिश करता है, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ फेलियर। आपने वो रिस्क ऑफ फेलियर एम्ब्रेस करना है। यानी साइम अयूब, हर कोई कहता है कि वो एग्रेसिव प्लेयर है, अब वो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, वो कह रहे हैं भाई तुम नो लुक शॉट नहीं खेल सकते हो, पहले लुक शॉट तो खेलना सीख लो। यानी हमारे यहाँ मसला जो है वो
नीचे से लेकर ऊपर तक है कि हमारे लोगों के अंदर भी पेशेंस नहीं है, हमारी टीम मैनेजमेंट के अंदर और क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी पेशेंस नहीं है। अगर आपने किसी प्लेयर को सेलेक्ट किया है, यू हैव टू गिव हिम एम्पल चांसेस। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि 12, 14, 15 इनिंग्स बाद डिसाइड करना है कि इज ही गुड इनफ और इज ही नॉट गुड इनफ। अगर वो आपको तब भी परफॉर्म नहीं करके दे रहा है डिस्पाइट ऑफ कंसिस्टेंट रन, तब आप उसे चेंज कर सकते हैं। यू आर सो राइट। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने नुमान की है कि आपको उसको एम्पल चांसेस देने हैं ताकि रियलाइज़ हो कि ये प्लेयर जिसको आप चांस दे रहे हैं क्या वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई टीम के या स्ट्रक्चर की बात। अब मसला ये है कि हमारी टीम जो मौजूदा टीम है इसके अंदर हम बार बार सुन रहे हैं जी कि यूनिटी उस तरह से नहीं है, क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, लॉबीबाजी है। फिर जिस पर हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो कहते हैं हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी के बाद जो सूरत हाल हुई वो सर्जरी क्या थी क्या हुई हमें नहीं पता। लेकिन नुमान, ये जो टीम के इंटरनल मैटर्स हैं, वी ऑल नो कि हमारी अगर ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस ऑन स्क्रीन है या कहीं भी है, हमारी जॉब पे उस पर फ़र्क पड़ता है ना चाहते हुए भी। अगर प्लेयर्स की मेंटल स्टेट या उनकी आपस के क्लैशेस हैं तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इन क्लैशेस को, इस लॉबी सिस्टम को, इस सारी चीज़ों को हमें इंटरनली सॉर्ट आउट करना कितना ज़रूरी है ताकि प्लेयर की परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो। और फिर ये जो आए रोज़ एक रिज़ाइन कर रहा है, कैप्टनसी से छोड़ रहा है, दूसरा दूसरे किसी बात पर रिज़ाइन कर रहा है, ये चीज़ें एक इमेज भी अच्छा नहीं दे रही हैं क्रिकेट का ओवरऑल। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, सबसे पहले तो ये बड़ी ही मैं समझता हूँ एम्बैरेसिंग बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री आपके क्रिकेट बोर्ड के सीईओ जो हैं वो मीडिया पर आकर ये बात कह रहे हैं कि हमने इशू आइडेंटिफाई किया है, हमारी टीम में यूनिटी का मसला है। दिस इज समथिंग सो बिग। यानी मुझे हैरत है कि इस पर मतलब इतनी ज्यादा बात क्यों नहीं होती कि आपका क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली मान रहा है कि आपके प्लेयर्स के अंदर यूनिटी का मसला है। देखिए, यूनिटी अगर आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो ये चीज शुरू हुई जब थोड़ा कैप्टनसी का इशू हुआ। बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद रिमूव किया गया, शाहीन को कैप्टनसी दी गई, फिर उन्हें एक सीरीज बाद हटा दिया गया। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर आपको एक आपके कोलीग को 4 साल कैप्टनसी दी गई है, आपको सिर्फ 2 महीने यानी एक सीरीज के बाद हटा रहे हैं, तो दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि आप उस पर रिएक्ट करते हो। बट उस पर रिएक्ट इतना करना कि फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस हो रही है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, आई गेस इसमें इसको जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए था। दूसरा, जब तक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक आप ऑन जितना भी आपके मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, आप ज़हनी तौर पे सेटिस्फाइड नहीं है, आप कभी भी ऑन द फील्ड अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और उसकी एक बड़ी एग्जांपल हमारे सामने शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग है और बाबर की बैटिंग है। यानी यही 2 वो प्लेयर्स हैं जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भी और हर एक को पता है पाकिस्तान में कि किन 2 प्लेयर्स के दरमियान मसला है। और इन दोनों प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है और उसका कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हो रहा है। बाबर ने 17 इनिंग्स उनकी गुजर गई विदाउट अ हाफ सेंचुरी। शाहीन की परफॉर्मेंस देखने के वो अगर आउट भी कर रहे हैं तो वो बैट्समैन अपनी गलती से आउट हो रहा है, उनकी बॉलिंग में कोई कमाल नहीं है। तो प्लेयर्स का यूनिटी ना होने की वजह से उनको खुद नुकसान हो रहा है। एंड आई बिलीव द सूनर दे रियलाइज के भाई उनकी अपनी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, उनकी अपनी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो रही है, बेहतर है कि दे शुड गेट बैक ऑन ट्रैक and they should get united to play for Pakistan. Definitely, they should get united to play for Pakistan. That's the most important thing we are talking about here. अच्छा नुमान, ये तो हो गया टेस्ट फॉर्मेट की अभी जिससे हम बात करें। अब हम टेस्ट मैचेस भी इतने ज़्यादा नहीं खेलते हैं, हमारी टीम उस तरह से नहीं खेलती और हमारी जो टेस्ट मैचेस के अंदर टेम्परामेंट है, वी ऑल नो कि आपको अच्छा स्टेमिना चाहिए, लॉन्गर फॉर्मेट के मैचेस होते हैं, उसमें आपकी टीम को वैसे भी फिटनेस के हवाले से, फिटनेस भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको आज हम अभी तक हमने बात नहीं की है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि एज अ स्पेक्टेटर भी और एज अ क्रिकेटर भी मुझे लगता है हम सबको बहुत शॉर्टर फॉर्मेट्स की आदत हो गई है। हमें T10, T20 फॉर्मेट्स की आदत है और अब हम टेस्ट मैच के अंदर भी उसी तरह का टेम्परामेंट एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्लेयर्स से भी और एज अ ऑडियंस भी। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलने चाहिए और टॉकिंग अबाउट फिटनेस कितनी ज़रूरी है इन फॉर्मेट्स में खेलना? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको शुरू करता हूं जो आपने फैंस की बात की और एब्सोल्युटली राइट कि हमारे यहाँ लोग इतने इम्पेशेंट हो गए हैं। मैं ट्विटर या एक्स देख रहा था ड्यूरिंग पाकिस्तान की बारी के भाई साउथ शकील ने तेज क्यों नहीं खेला, इस विकेट पे तो सब रन कर रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एवरीवन हैज देयर ओन सर्टेन मेथोडोलॉजी टू प्ले क्रिकेट। अगर हैरी ब्रुक्स तेज खेल सकता है, उसका नेचुरल वे है
तो साइम अयूब का नेचुरल वे है कि वो रुक के बारी कर सकता है। हमें प्लेयर्स का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, साइम अयूब हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2000 प्रॉब्ली 2009-10, वो तकरीबन 14-15 साल से इसी तरीके से, इसी मेथोडोलॉजी से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैं कह दूं कि जी नहीं हमारे लोगों को तेज खेलना पसंद है तो आप तेज खेलना शुरू करें, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। सबसे पहले तो हमारे लोगों को अपने अंदर ये पेशेंस लानी है। दूसरा, टेम्परामेंट की आपने बात की, टेम्परामेंट ना होने की वजह ये है कि हमारी टीम के जो मोस्टली खिलाड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल आमिर जमाल आप देख लें, उन्होंने कब आखिरी मरतबा फर्स्ट क्लास मैच खेला है, शाहीन ने कब आखिरी मरतबा डोमेस्टिक का कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला है। हमारे प्लेयर्स भी शॉर्टर फॉर्मेट के आदी हैं, वो इतनी ज्यादा लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलते, ज्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। बाबर, रिजवान, शाहीन, ये जितने टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं वो ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। तो एक ये बड़ा मसला है इनके टेम्परामेंट का। दूसरा, आपने अगर फिटनेस देखनी है तो आप चेक करें कि एक ऐसी टीम जो 2 डिग्री से उठकर आकर 38-40 डिग्रीज में मैच खेल रही है, और उनकी टीम के बड़े प्लेयर्स जो हैं वो एक 300 कर रहा है, एक 256 कर रहा है इन द हीट ऑफ मुल्तान। और एक बड़ा जबरदस्त, एक बड़ा बल्कि इंटरेस्टिंग स्टैट है कि बाय द टाइम जो रूट वाज बैटिंग, वो तकरीबन 2-2.5 दिन में से सिर्फ 8 बॉल्स के लिए वो बाहर गए थे। जब उनकी इनिंग्स खत्म हुई तो पहला उनका बैटर बैटिंग करने आया। थ्रू आउट द टाइम ही वाज ऑन द फील्ड। जब उनकी टीम फील्डिंग कर रही थी तब भी वो फील्ड पे थे, और उन्होंने कुछ तकरीबन लगभग 350-370 ऑड बॉल्स खेली हैं वाइल बैटिंग। ये चीज शो करती है कि उनकी फिटनेस कितनी जबरदस्त है। हैरी ब्रूक्स आप देख लेंगे अराउंड 310 बॉल्स पर उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी कर दी। तो ये चीज शो करती है उनकी फिटनेस का लेवल, और हमारी फिटनेस का मयार ये है कि आप नथिंग अगेंस्ट अबरार अहमद, बट वो 1-1.5 दिन फील्ड के अंदर रहने के बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गए, वो अभी तक हॉस्पिटल में। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे प्लेयर्स का टेम्परामेंट, उनका स्किल लेवल और उनकी फिटनेस, इन तीनों चीजों का मसला है। और आपको रूट कॉज देखकर डोमेस्टिक क्रिकेट से ही इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि हैरी ब्रूक्स हो गए, जॉ रूट, बेन स्टोक्स, एलिस्टर कुक, ये तमाम तर प्लेयर स्कूल क्रिकेट की प्रोडक्ट है। इंग्लैंड ने इन्हें स्कूल क्रिकेट से आइडेंटिफाई किया, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, डोमेस्टिक क्रिकेट, हर जगह इन प्लेयर्स को बैक किया। तो ये ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच नुमान, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नुमान चौधरी, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जी बातें की हमारे साथ क्रिकेट को लेकर, और उनके मुताबिक हमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है अपने प्लेयर्स की फिटनेस को बेहतर करने के लिए। डोमेस्टिक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए। और पाकिस्तानी टीम की जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर परफॉर्मेंस है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि किस तरह से, अल्लाह ना करे कि ये जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं या जो हम एज अ क्रिकेट फ़ैन देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का डाउनफॉल भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, मैं बार बार ये कह रही हूँ, बट स्टिल वी रियली नीड टू थिंक सीरियसली अबाउट इट कि हम अपनी क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, वैसे तो दुनिया भर के अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी बढ़ती हुई शरह बड़ी एक तशवीशनाक है, और इस सूरत हाल को देखते हुए आज हमने सोचा कि इस हवाले से बात भी की जाए, और इस पर बार बार बात होना बड़ा ज़रूरी है। जदीद दौर की तेज़ ज़िंदगी के बारे में बात करें, मौसमी मुश्किलात के हवाले से बात करें, फिर सोशल प्रेशर्स हैं, पीयर प्रेशर है, ज़हनी सेहत पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ख़ुसूसन अगर हम यंगस्टर्स की बात करें जो आप अपने फ्यूचर को लेके बड़े जो कह लिए परेशान होते हैं, उनको चैलेंजेस रहते हैं। हमारी यूथ इस हवाले से बहुत मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है, बल्कि ओवरऑल हमारे जो सोशल बैरियर्स हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस ना होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इन मसाइल को बढ़ाने में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है, जिसके लिए ज़रूरी है कि इन मसाइल को एड्रेस भी किया जाए, इसके हवाले से बार बार बात भी की जाए, जो इश्यूज़ हैं इनको डिस्कशन के अंदर लाया जाए, ताकि इस हवाले से लोगों को मज़ीद अवेयरनेस हो। कितनी आगाही ज़रूरी है, इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ इफ्रा नवीद
मौजूद हैं जो कि लीड काउंसलर हैं एट सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच इफ्रा कि आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा इफ्रा, ये बताइएगा सबसे पहले अपने बारे में, अपने काम के बारे में, जहां अभी हम बात कर रहे थे कि 6 साल से ऑलमोस्ट आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आप SIEHS के साथ काम कर रही हैं। बेसिकली हमारा इदारा जो है वो ऑन कॉल सर्विस प्रोवाइड करता है 1123 से। यहाँ हमारे पास ऑन कॉल सर्विसेज हैं जिसके अंदर हमारे पास मेडिकल कंसल्टेशन है, इसके अलावा साइकोथेरेपी है, इसके अलावा जो है हमारे पास हेल्थ एडवाइजरी है। इस तरीके की सर्विसेज हम उन इलाकों में प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है, जहाँ उनके पास हॉस्पिटल्स में इस तरीके की कोई भी सर्विस अवेलेबल हो। तो हमारा इदारा ऑन कॉल जो है वो इस तरीके की सर्विसेज उन इलाकों में प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा इफ्रा, मुझे गाइड कीजिएगा और हमारे देखने वालों को भी कि दुनिया भर के अंदर ये जो सुसाइड हॉटलाइंस का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा कॉमन है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कॉन्सेप्ट मौजूद है? और जाहिर है हम सुसाइडल रेट की बात करें, बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो रहा है, तो वो सर्विस हासिल कर सकते हैं लोग? और क्या क्या सर्विसेज हैं जो आपका इदारा प्रोवाइड कर रहा है? जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो मेंटल हेल्थ डिटोरिएशन है या जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस हैं, ये एक हमारे पास जो है ना वो ग्लोबली इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ इशू है हमारे पास। तो पाकिस्तान में इवन कराची में हमारे पास जो है वो सुसाइड हेल्पलाइन जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, बट उसको लोग उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सके क्योंकि इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है कि लोग मेंटल हेल्थ के हवाले से ओपनली बात नहीं करते। हमारा इदारा आपको यहाँ पे हम सुसाइड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरीके से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए, घर में डोमेस्टिक इश्यूज़ हो गए, जहाँ पे घर में आपस में रिश्तों में तनाव है या जहनी तनाव के हवाले से बात करें, इमोशनल तनाव के हवाले से बात करें, हम इस तरीके के इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा सुसाइड के अलावा भी हमारे पास एडिक्शन हो गई या सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स हो गए, उनके केसेस को भी हम जो है वो केटर कर रहे होते हैं। ये डेफिनेटली काबिल सताइश बात है जो आपका इदारा, जो काम सिंध गवर्नमेंट जो आप लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी की जो कह लें ना इस किस्म की सर्विसेज की ज़रूरत करना बहुत ज़रूरत है और इस तरह के इकदाम होना बड़ा अहसन काम है। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसको अभी भी स्टिग्मा समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं जी इस हवाले से क्या काम हो सकता है कि लोगों में अवेयरनेस भी बढ़े और ये जो टैबू या स्टिग्मा हम इसको समझ रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए? हम ग्लोबली अगर बात करें तो हमारे पास अगर हम अपनी ग्लोबल पॉपुलेशन को या कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे कि कुछ कंट्रीज़ हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फिर भी मेंटल हेल्थ को एक इशू या एक प्रॉब्लम कंसिडर किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अभी भी मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा जो है वो कंसिडर किया जाता है। पॉपुलेशन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन है इसके अंदर 25% आबादी जो है वो अभी भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से सफ़र कर रही है। रूरल एरियाज़ की बात करें तो वो नंबर इससे भी एक्सीड कर जाता है। वो नंबर हमारे पास फिर 72% या 72% तक जो हमारी आबादी है वो इस चीज़ से सफ़र कर रही है। मल्टीपल डिसऑर्डर्स के हवाले से बात करें जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, सब्सटेंस यूज़ हो गया, इसके अंदर में इन चीज़ों में भी जो है ना वो रुझान बढ़ता जा रहा है। जैसे एंजाइटी के हवाले से बात करें तो उसका रेशो अब 14% से 25 से 30% तक एंजाइटी जो है वो लोगों में नज़र आ रही है। करंट रिसर्च के मुताबिक जो है अगर पहले 100 लोगों में से 10% लोग जो है वो नशा करते थे तो वो रेशो भी अब बढ़ के 20% तक चला गया है। ओवरऑल पॉपुलेशन का हमारे पास जो रेशो है वो 6% तक पहुंच गया है। डिप्रेशन पे बात करें तो डिप्रेशन जो है वो हर आम बंदे में जो है वो अब नज़र आने लगा है। इसका भी रेशो जो है वो 34% तक जो है वो पहुंच गया। हम इसको ऊपर बात करने के अलावा अगर हम इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करें कि किस तरीके से लोग जो है वो मेंटल हेल्थ पे बात करें या इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निकला जा सकता है, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम मेंटल हेल्थ के हवाले से या उसके ऊपर बात करने पे हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करें। किसी के पास कार्डियक इशू होगा ना तो वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास चला जाता है कि मेरे पास दिल का मसला है। जहाँ पे हम किसी मेंटल स्ट्रेस की या मेंटल चैलेंज की बात करते हैं, लोग जो है वो फ़ौरन से एक शेम में चले जाते हैं, फ़ौरन से डिफेंसिव हो जाते हैं कि आप हमें नफसियाती बोल रही हैं या आप हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कोई दिमागी मसला है।
इस तरीके के इश्यूज़ के ऊपर लोग जो है वो बुरा मनाते हैं। हम बेसिक चीज़ों से बात करें कि विदाउट पर्पस झूठ बोलना या सिगरेट स्मोकिंग, नशा करना, एक्सेसिव फ़ोन यूज़ करना, इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़े जो है वो हो जाना या किसी की बात ना समझ पाना, अब हर चीज़ के ऊपर डिफेंसिव होना, लड़ाई झगड़े करना, किसी चीज़ को की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करना, हर वक्त अटेंटिव रहना, ये सारे बहुत बेसिक इश्यूज़ हैं जो कि हमारे माशरे में लोगों के अंदर नज़र आते हैं। इन इश्यूज़ को भी हम जो है वो मेंटल हेल्थ के डोमेन में केटर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो सर्विस है सिंध गवर्नमेंट की, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? और दूसरा इस हवाले से भी बताइएगा कि जब आपको कोई कॉल करता है तो आपका रिस्पांस किस तरह से आप लोग करते हैं और लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं आप लोग? सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज बेसिकली एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। यहाँ पे हमारे पास 2 सर्विसेज हैं, 1122 जो कि एम्बुलेंस सर्विस है। हमारे पास दूसरा जो डोमेन है वो हमारे पास टेली तबीब का है, 1123, जिसके ऊपर हम ऑन कॉल सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारे पास डायरेक्टरी मौजूद होती है कि अगर लीगल इश्यूज़ के लिए कोई हमें कंसल्ट करना चाह रहा है तो पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास इस तरीके के केसेस आते हैं कि कोई मेडिकल इशू के साथ कोई आया है, तो हमारे डॉक्टर्स भी इस चीज़ को एवेलुएट करते हैं कि कहीं इसके साथ जो है वो कोई जहनी तनाव या कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है, तो उसको रेफ़र किया जाता है। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक जो है इश्यूज़ के ऊपर बात करें, लीगल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, तो हम जो है वो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं या जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, हम इनको प्रॉपर काउंसल करते हैं, उनकी रिसोर्सेज के हवाले से उनको आगाही देते हैं कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रहे हैं, हम उनको उनकी तरफ रेफ़र करते हैं। ये इश्यूज़ जो कि हमें एक्सटर्नली नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई लीगल इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो किसी के पास रहने को जगह नहीं है, हम इस तरीके की सर्विसेज को रेफ़र तो कर रहे होते हैं। इन सर्विसेज के अलावा इंसान के लिए हमेशा जहन में एक जहनी तनाव होता है। मसला ख़त्म भी हो जाए तो वो जहनी तनाव जब तक उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी, उसका इलाज नहीं किया जाएगा, वो जहनी तनाव ख़त्म नहीं होगा। तो हम उस तरीके से भी लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई केस हमें अगर ऐसा लगता है कि ये केस हम केटर नहीं कर सकते ऑन कॉल, या ये केस हमारे ज़िम्मे में नहीं आता, तो हमारे पास जो है वो इस तरीके की डायरेक्टरी मौजूद है कि हम लोगों को रेफ़र कर सकें या उनको कनेक्ट करा सकें। थैंक यू वेरी मच इफ्रा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से हमें ज्वाइन किया। इफ्रा हमारे साथ मौजूद थी जी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com